डियर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। आज मैं मिडवाइफरी का जो नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो मिडवाइफरी का लेके आया हूँ डियर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन डियर मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए टाइम से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल्स में, ताकि आपको किसी और बुक को प्रेफर ना करना पड़े, आपका काम चल जाए, ठीक है। तो ये पार्ट तीसरा है। पार्ट सेकंड में हमने बात कर दिया था, इससे पहले वाले पार्ट सेकंड में हमने आपको तीन टॉपिक पढ़ाया था। उसमें रिटेंड प्लासेंटा, ठीक है, रिटेंड प्लासेंटा था। दूसरा था सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, ये था। और तीसरा था डियर पिपेरियल पायरेक्सिया या पिपेरियल सेप्सिस, पिपेरियल पायरेक्सिया या, ठीक है, पिपेरियल पायरेक्सिया या फिर सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस या फिर फीवर कहते हैं, चाइल्ड बर्थ फीवर कहते हैं, ठीक है, इसी को। तो ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर दिया था आपको, ठीक है। तीन टॉपिक पिछले पार्ट 2 में हमने, अब आज हम बता रहे हैं आपको पार्ट 3, ठीक है। तो डियर चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो डियर वीडियो को पूरा देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। इसमें जो भी टॉपिक हमने रखा है वो डिलीवरी के बाद जो है कि मदर को कभी कभी देखने को मिलता है कि उसके ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये आज उसी पे हम बात करेंगे। तो इसमें आज हम मास्टाइटिस की बात करेंगे, ठीक है, किसका, मास्टाइटिस की बात करेंगे, मास्टाइटिस। उसके बाद हम पेरेनियल ट्रामा के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ये तीन टॉपिक हम बात करेंगे, और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने जो पिछले जो भी बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि अभी नॉर्मल ये सब प्रक्रिया है नॉर्मल के दौरान। अभी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जितने भी हैं वो बताएंगे, और हाई रिस्क जितने भी एबनॉर्मलिटी हैं वो हम टॉपिक लेंगे। तो डियर वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर पढ़ना है तो, और कहीं अगर भागना दौड़ना है तो भाग दौड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट इतना जान लीजिए कि आप वही चीज़ें पढ़ेंगे, आप सब्सक्रिप्शन लेके किसी कोचिंग में उसमें लेके। बट मैं चाहता हूँ कि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बैठे पढ़ सकते हैं और उनको सूटेबल लगेगा, ठीक है, जो हमें अच्छे तरीके जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डियर, ठीक है। अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, और किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो इस सब टॉपिक्स जो होते हैं वो उनको रिकॉल करके एकदम बढ़िया से रिवाइज करके ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम इसमें मास्टाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो डियर इसमें मास्टाइटिस पहला टॉपिक है, मास्टाइटिस, ठीक है। मास्टाइटिस में आइए हम आपको बताते हैं कि मास्टाइटिस में क्या होता है और कैसे होता है, इसके क्या साइन सिम्टम है, ठीक है। यानी डेफिनेशन, साइन सिम्टम एंड नर्सिंग केयर। अगर आप नर्स हैं तो आपको क्या उस दौरान करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या इंटरवेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला है मास्टाइटिस का डिफिनीशन। अगर देख लीजिए, मैं बात करूं तो प्राइमरली अकर इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर। पहली बात तो ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ही होता है। किस में होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, यानी कि जो मदर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसी को लगता है, उसी के ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। 2 to 3 वीक कब होता है, ठीक है, डिलीवरी के 2 to 3 वीक, यानी कि लगभग 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। 3 हफ्ते बाद ये देखने को मिलता है, ठीक है। जिस मदर में ब्रेस्ट मिल्क होता है लेकिन वो फीड नहीं करा पाती किसी कारणवश, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ब्रेस्ट में जो काज करता है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मास्टाइटिस, मोस्ट कॉमन का बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए क्वेश्चन है डियर, कि मदर को डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होता है और उसका इन्फेक्शन का कारण कौन होता है, तो ये स्टेफाइलोकोकस एवरियस। कौन से बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस एवरियस, ठीक है। एंड ब्रेस्ट एब्सेसिस, ठीक है। मास्टाइटिस एंड ब्रेस्ट एब्सेसिस, दो चीज़ देखने को मिलता है। ब्रेस्ट एब्सेसिस यानी कि ब्रेस्ट में
फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है या पस भर जाता है। एब्सेसिस मतलब घाव, अंदरूनी घाव हो जाता है, ठीक है, उसमें फ्लूइड या लिक्विड भर जाता है तो एब्सेसिस उसे बोलते हैं, ठीक है। इसका भी हम डियर आपको पढ़ा चुके हैं, हमारे चैनल पर जाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर जब हम बता रहे थे उसमें बताए हैं, बट कोई बात नहीं, ब्रेस्ट एब्सेसिस हम बता देंगे, एमएसएन जब उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया है जो मदर को इन्फेक्ट करती है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन करती है, तो वो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस एवरियस, ठीक है। अब ऐसे में साइन सिम्टम क्या देखने को मिले, लक्षण क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, लक्षण क्या देखने को मिलेगा, लक्षण इसमें है लोकलाइज्ड हीट, स्वेलिंग एंड पेन, ठीक है, यानी कि जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे हल्का सा हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा और उस एरिया में स्वेलिंग रहेगा और ब्रेस्ट में पेन भी रहेगा, ठीक है। तो ये तीन हो गया। उसके बाद टेंडरनेस इन एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड में टेंडरनेस रहेगा, यानी कि जो ब्रेस्ट, जिस साइड के ब्रेस्ट में इन्फेक्शन रहेगा, जिस साइड के ब्रेस्ट में इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, ये हैंड है, ठीक है, जिस साइड के ब्रेस्ट में इन्फेक्शन रहेगा, मान लीजिए इधर साइड में ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है, ठीक है, इधर साइड के ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है तो ये एक्सिलरी हो गया। इस साइड के जितने भी लिम्फ नोड रहेंगे, इस साइड के जितने भी लिम्फ नोड रहेंगे उसमें टेंडरनेस महसूस होगा। अगला है एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, वो तो ये हो गया, हीट हो रहा है यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, फीवर होगा, जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन है तो फीवर है, ठीक है, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ही। अब इस कंडीशन में करना क्या चाहिए, नॉर्मल नर्सिंग केयर, जनरल नर्सिंग केयर देना चाहिए और उस नर्सिंग केयर में क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मदर को बोलना चाहिए कि ब्रेस्ट हाइजीन मेंटेन करें, अप्लाई हीट, हल्का हीट वहाँ पे हीट या कोल्ड जैसा कंडीशन हो वैसा उसको कंफर्ट लगे वैसा, ठीक है, कंफर्ट करना है। मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क ब्रेस्ट में है, फीड नहीं करा पा रही है, ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, उस मिल्क को मैनुअली रिमूव कर दें, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट वियर ब्रेस्ट सपोर्टिंग ब्रा, ठीक है, और क्लाइंट को बोलिए कि ब्रा पहन ले, ब्रेस्ट को जो सपोर्ट मिले तो ये ज़्यादा उसको कंफर्ट फील होगा और जो भी है दिक्कतें वो जल्दी इन्फेक्शन होगा वो जल्दी ठीक होगा, ठीक है। हो गया है तो आगे होने ना पाए तो क्या क्या कहना है, उससे ब्रेस्ट हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना, हीट या कोल्ड प्रोवाइड कराना है। मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क, यानी जो मिल्क ब्रेस्ट में है उसको मिल्क को बाहर निकाल लेना है मैनुअली, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट वियर ब्रेस्ट सपोर्टिंग ब्रा, और उसे सपोर्टिंग ब्रा पहनने के लिए एडवाइस करना है। तो ये आपका काम है डियर, ठीक है। बाकी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं उससे नहीं, मतलब आपका जो काम है वो पढ़िए, वो उसी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मास्टाइटिस था डियर। उसके बाद अगला है पेरिनियल लैसरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इसमें आपको देखने को मिलेगा पेरिनियल लैसरेशन ट्रामा इसी को बोलते हैं या पेरिनियल टीयर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते, इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है डियर, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं इससे। इंजरी टू पेरिनियम क्या है ये, इंजरी टू पेरिनियम एक्सटर्नल रीजन बिटवीन वुल्वा, किसके बीच में, वुल्वा एंड एनस, वुल्वा एंड एनस के बीच में जो टीयरिंग होती है, जो ट्रामा होता है, जो स्किन फट जाता है या स्किन डिलीवरी के दौरान, बच्चे के डिलीवरी के दौरान ये होता है डियर, डिलीवरी के दौरान, विच अकर्स स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग वेजाइनल बर्थ, ठीक है, वेजाइनल बर्थ या फिर ड्यूरिंग सर्जिकल इंसिजन यानी एपिस्टोमी भी की जाती है, तो वो इंटेंशनली जानबूझ के किया जाता है, एपिस्टोमी जानबूझ के किया जाता है क्योंकि बच्चे का हेड आके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रुक गया है, तो बच्चे का हेड हमें तुरंत फ़ौरन निकालना होता है। बाकी बॉडी के पार्ट थोड़ा रुक जाएंगे, चल जाएगा, लेकिन हेड को बहुत जल्दी निकालना होता है, नहीं तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा और फीटल डिस्ट्रेस के बाद वो क्या हो जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो डियर ये एपिस्टोमी जब किए जाता है, ठीक है, यानी कि पेरिनियल को कट किया जाता है, पेरिनियम को कट किया जाता है। एपिस्टोमी होता क्या है, मैं इसका अलग से अभी इसी में क्लास लूँगा डियर, एपिस्टोमी, ठीक है। तो एपिस्टोमी किया क्या जाता है, जब बच्चे का हेड यहाँ पे रुक जाता है, बच्चे का हेड रुक जाता है, जैसे मान लीजिए पेरिनियम में आया, बच्चे का हेड यहाँ पे रुक गया, बाहर नहीं आ रहा है, तो पेरिनियल पे हम कट लगाते हैं, या तो इधर या तो इधर, ठीक है, कट लगाते हैं।
तो ये, और उसके बाद देखिए ये एनस है और ये वुल्वा है, ठीक है, ये वुल्वा है। तो इसके बीच में जो कट लगाते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, पेरिनियल टीयर, पेरिनियल लैसरेशन या फिर पेरिनियल ट्रामा। कुछ तो जानबूझ के जो हम एपिस्टोमी कर रहे हैं उसमें होता है, ठीक है, उसमें होता है। और बाकी जो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी अगर मैक्रोसोमिया यानी कि बेबी का जो मदर के अकॉर्डिंग जो है, मदर अभी नहीं फुली डेवलप, इसका जो है कि ऐसा कब केस में होता है, जब बहुत कम में एज में शादी हो जाए या फिर जैसे मतलब बच्चे को कंसीव कर ले, उसके जेनाइटल ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं होते हैं और उसमें बेबी बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है उस कंडीशन में, या फिर कभी माल प्रेजेंटेशन हो, बेबी का प्रेजेंटेशन माल प्रेजेंटेशन हो, उस कंडीशन में भी ऐसा होता है। ज़्यादातर अभी मान लीजिए नॉर्मली केस माल प्रेजेंटेशन में ही होता है, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन के ही केस में होता है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। पेरिनियल लैसरेशन या पेरिनियल टीयर तब होता है ज़्यादातर केसों में जब क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन होता है। और इसका, ठीक है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इस पर भी मैंने अच्छे से वीडियो बता दिया है कि बेबी का नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है, लाई क्या होता है, ठीक है, ये सभी हमने बता दिया है। तो इस दौरान यानी कि माल प्रेजेंटेशन यानी बच्चे का जो हेड होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो जाए, सिफेलिक के अलावा अगर और कोई प्रेजेंटेशन हो जाए तो उस टाइम भी क्या होता है, पेरिनियल ट्रामा होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि देखिए इंजरी टू लेबिया, ठीक है, इंजरी टू लेबिया, एंटीरियर वेजाइनल वॉल, लेबिया में दोनों आ जाएंगे डियर, माइनर और मेजर दोनों आ जाएंगे, ठीक है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों आ जाएंगे। एंटीरियर वेजाइनल वॉल, यूरेथ्रा आर क्लाइटोरिस कॉल्ड एंटीरियर पेरिनियल ट्रॉमा, ठीक है। देखिए क्या क्या कह रहा है कि अब क्वेश्चन बन रहा था कि पेरिनियल ट्रामा होता है, लेकिन एंटीरियर पेरिनियल ट्रामा कब होगा, पेरिनियल ट्रामा कब होगा, जब लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है। देखिए हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा बता दिया है डियर, अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल पे पूरा इसको वीडियो देख के फीमेल जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यूरेथ्रा जो होता है और क्लाइटोरिस, ठीक है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक। देखिए ये जेनाइटल, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो इसमें देखिए ये ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, अब इसमें कलर देखिए, ये यहाँ पे क्या होता है, ये क्लाइटोरिस है और इसी के नीचे यूरेथ्रा, ठीक है, और ये वुल्वल रीजन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है यूरेथ्रा और क्लाइटोरिस और एंटीरियर वेजाइनल वॉल, यानी कि ये इंटीरियर वेजाइनल, ये, ठीक है, और ये पोस्टीरियर, ठीक है, ये पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वेजाइनल वॉल, एंटीरियर यानी कि इस एरिया में जो पेरिनियल टीयर होगा, इस एरिया में जो एक एरिया एक ये, ठीक है, दोनों, तो इस एरिया में जो पेरिनियल टीयर होगा उसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर पेरिनियल ट्रामा, यानी इधर, ठीक है, एंटीरियर पेरिनियल ट्रामा। इस एरिया में जो होगा एंटीरियर पेरिनियल ट्रामा, और इस एरिया में जब होगा नीचे, ज़्यादातर इधर ही होता है, ज़्यादातर इधर, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि इधर ही होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पेरिनियम होता है, ठीक है, पेरिनियम होता है, इसमें इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, ये एंटीरियर, ठीक है, और ये पोस्टीरियर। तो इसमें हो सकता है कहीं भी, लेकिन ज़्यादातर पोस्टीरियर रीजन में ही होता है, और एपिजियोटॉमी जी की जो की जाती है वो पोस्टीरियर रीजन में ही की जाता है, ठीक है। देखिए अगला डियर जो तीसरा ये कह रहा है कि इंजरी टू पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है, पोस्टीरियर वेजाइन, अभी जो हमने बताया आपको वही चीज़ कह रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल या फिर पेरिनियल मसल्स विच काज डिसरप्शन ऑफ एनल इंस्फिक्टर कॉल्ड पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रामा, दो हो गए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी कि जो ये देखिए, ये पेरिनियम में जो वुल्वा था, वुल्वा का ये ऊपर वाला एंटीरियर पार्ट
और ये जब नीचे होगा तो ये पोस्टीरियर पार्ट, यानी जब इधर टीयरिंग हो रहा था तो इसे एंटीरियर पेरिनियल ट्रामा, और जब इधर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रामा। ठीक है, क्योंकि क्लाइटोरिस इधर ही होता है, यूरेथ्रा इधर ही होता है, और वेजाइनल का लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा भी यहाँ होता है, तो उसमें वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये एंटीरियर पेरिनियल ट्रामा और पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रामा, ये टाइप और किसके बेसिस पे, बेसिस ऑन रीजन। एंटीरियर रीजन में हो रहा है तो इंटीरियर पेरिनियल ट्रामा, और पोस्टीरियर रीजन में हो रहा है तो पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रामा। ठीक है, तो ये 2 केस हो सकता है। अब उसके बाद टाइप हम ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ मतलब कि सिर्फ स्किन इन्वॉल्व है पेरिनियम का, मान लीजिए पेरिनियम का सिर्फ स्किन इन्वॉल्व है, सिर्फ स्किन, तो फर्स्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद स्किन के अलावा और भी लेयर अगर इन्वॉल्व है लाइक दैट, जैसे एपिस्टोमी करते हैं तो वो सेकंड डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया तो वो थर्ड डिग्री। अभी मैंने रखा है फिगर, आइए चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए डियर, ये मैं आपको यहाँ पे अभी जूम कर दूंगा, पहले आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिनियल टीयर, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिनियल टीयर। तो इसमें फर्स्ट डिग्री क्या होगा, इंजरी टू पेरिनियल स्किन, सिर्फ पेरिनियल स्किन में सिर्फ फट गया या कट गया या जो भी टीयरिंग हो गया, फट गया, तो वनली क्या कह रहा है, वनली स्किन, जब वनली स्किन सिर्फ इधर जो है कि पेरिनियम में सिर्फ स्किन, देखिए ये है यहाँ पे, देखिए ये सिर्फ स्किन है, तो स्किन वाला देखिए इधर दिया फर्स्ट डिग्री ऑफ टीयरिंग। ठीक है, फर्स्ट टीयरिंग इन्वॉल्व, सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होगा। फॉर्चिटी पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है, फॉर्चिटी पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है कि देखिए फॉर्चिटी क्या होता है, ये देखिए फॉर्चिटी यहाँ पे जो एनस और वेजाइना के बीच का जो ये ट्राइंगुलर, ये थे फॉर्चिटी, इसे फॉर्चिटी बोलते हैं। ठीक है, एनस और पेरिनियल वुल्वा के बीच का जो मस्कुलर रीजन होता है, ट्राइंगुलर रीजन होता है, उसे क्या फॉर्चिटी बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, और या तो फिर इसी पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ही बोलते हैं, जो अभी हमने बताया पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रामा। ठीक है, तो ये डियर इसमें देखिए फर्स्ट डिग्री में सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ स्किन का इन्वॉल्वमेंट, तो फर्स्ट डिग्री। अब सेकंड डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री में इन्वॉल्विंग पेरिनियल मसल्स बट नॉट द एनल इंस्पेक्टर। ठीक है, नीचे एनस तक नहीं पहुंचेगा सिर्फ, लेकिन डेप्थ तक रहेगा, उसमें पेरिनियल मसल, अभी तक स्किन हो रहा था तो पेरिनियल मसल्स भी इन्वॉल्व होगी, यानी कि अगर सेकंड डिग्री में कहा जाए तो स्किन एंड पेरिनियल मसल्स, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व है, तो वो सेकंड डिग्री का। और आपका जो एपिस्टोमी किया जाता है ना, जानबूझ के जो एपिस्टोमी किया जाता है वो सेकंड डिग्री के पेरिनियल टीयर में ही आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एपिस्टोमी किया जाता है वो किस डिग्री का टीयर है, तो सेकंड डिग्री का टीयरिंग है, क्योंकि उसमें स्किन और पेरिनियल मसल को कट किया जाता है। ठीक है, अभी मैं जूम करके फिगर दिखा दूंगा आपका। उसके बाद थर्ड कह रहा है कि थर्ड डिग्री में इंजरी इन्वॉल्विंग एनल इंस्पेक्टर, भी इसमें एनल इंस्पेक्टर नहीं था, एनल इंस्पेक्टर इसमें नहीं हो रहा था, क्योंकि जब एपिस्टोमी करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी ये कि हमारा सीजर जो एपिस्टोमी सीजर है वो उसकी तरफ एनल इंस्पेक्टर की तक ना ही होना चाहिए, नहीं एनल इंस्पेक्टर कट गया तो उसका जो है कि उससे बाउल मूवमेंट से, या फिर जैसे कि एनल जो इंस्पेक्टर है यानी कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री कंट्रोल, ये सब हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन्स भी रहता है और मेजर ट्रॉमा भी हो जाएगा। तो थर्ड डिग्री में अगर ऐसा हो गया, अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर तक कट हो गया या इंस्पेक्टर तक टीयरिंग हो गई, तो उसे थर्ड डिग्री, यानी कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, स्किन आपका इन्वॉल्व होगा। ठीक है, स्किन, पेरिनियल मसल्स, ठीक है, पेरिनियल मसल्स एंड स्किन हो गया, पेरिनियल मसल्स हो गया, एंड इंस्पेक्टर, एनल इंस्पेक्टर। ठीक है, ये तीनों अगर हैं तो थर्ड डिग्री। ठीक है, थर्ड डिग्री ऐसे याद कर लीजिए, 3 इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, 2 इन्वॉल्व, स्किन, पेरिनियल मसल, एनल इंस्पेक्टर, तीनों इन्वॉल्व हैं तो थर्ड डिग्री, उसमें देख लीजिएगा। और अगर सिर्फ स्किन कह रहा है फर्स्ट डिग्री, और स्किन पेरिनियल मसल्स कह रहा है सेकंड, 2 इन्वॉल्व है तो सेकंड, 3 इन्वॉल्व है तो थर्ड, और 1 इन्वॉल्व है तो फर्स्ट।
याद करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ स्किन इन्वॉल्व है, एक इन्वॉल्व है तो फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अगर 2 इन्वॉल्व है तो सेकंड डिग्री, और एपिस्टोमी किस में आता है, सेकंड डिग्री में। एनल इंस्पेक्टर अगर इन्वॉल्व 3 हो गए तो क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री हो जाएगा। अब फोर्थ में देखिए क्या है, फोर्थ में इंजरी इन्वॉल्विंग एनल इंस्पेक्टर कॉम्प्लेक्स एंड एनल एपिथीलियम एंटीरियर रेक्टल वॉल, यानी कि पूरा एनस और वुल्वा तक पूरा फट गया तो वो फोर्थ डिग्री, ठीक है, पूरा आ गया। यानी कि इसमें एनल एपिथीलियम आ गया। क्या क्या देखिए फोर्थ डिग्री में क्या क्या, स्किन, मसल्स, ठीक है, एनल इंस्पेक्टर, ठीक है, एनल इंस्पेक्टर हो गया, और उसके बाद एनल एपिथीलियम, तो 4 हो गए ना फोर्थ डिग्री, 4 इन्वॉल्व हो गए फोर्थ डिग्री, ठीक है। तो अब आइए मैं इसको आपको फिगर के द्वारा समझा दे रहा हूँ, फिगर में भी दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको, ठीक है। तो देखिए डियर, देखिए ये फर्स्ट डिग्री का, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, और ये एपिस्टोमी और सेकंड डिग्री दोनों किस में आ जाएंगे, सेकंड डिग्री में आ जाएंगे, और ये थर्ड डिग्री और ये फोर्थ डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, सिर्फ स्किन का इन्वॉल्वमेंट, सेकंड डिग्री में क्या होगा, पेरिनियल मसल्स और स्किन 2, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर। देखिए इसमें मैंने सब कलर चेंज करके बताया। देखिए एनल इंस्पेक्टर का एरिया ये है, ये एनल इंस्पेक्टर का एरिया है, ठीक है, क्या है, इतना एरिया एनल इंस्पेक्टर का एरिया है। तो थर्ड डिग्री देखिए यहाँ तक पहुँच गया है, थर्ड डिग्री, थर्ड वाला देखिए ये वाला, थर्ड वाला यहाँ तक, यानी कि स्किन, पेरिनियल मसल्स और इंस्पेक्टर। अब फोर्थ देखिए यहाँ तक, एनस तक पहुँच गया इधर, ठीक है, यहाँ तक। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं डियर, इसको मैनेज, देखिए ऐसे अगर हो जाए, टीयरिंग अगर हो जाए या फिर टीयरिंग ना होने पाए, पहले ही बचाना हो तो क्या करना चाहिए, पेरिनियल मसाज, क्या, पेरिनियल मसाज, ठीक है, पेरिनियल मसाज, ये देख लिए मैंने फिगर रखा है। तो इसमें क्या मैनेजमेंट, एंटीनेटल पेरिनियल मसाज बट नॉट ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान पेरिनियल मसाज नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट डिग्री में ही, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही करना, जब लेबर पेन स्टार्ट हो तभी कर देना चाहिए, क्योंकि पेरिनियल मसल्स को डायलेट, रिलैक्स करना होता है या फिर स्ट्रेचेबल करना होता है, ताकि स्ट्रेच हो जाएगा तो वो टीयरिंग नहीं होगी। तो देखिए इसमें हाथ से ऐसे करते हैं, ऐसे पेरिनियम में दोनों हाथ के, दोनों हैंड के जो अंगूठे हैं, अंगूठे देखिए अंदर की तरफ जाने चाहिए, अंदर की तरफ, और उसको जो है कि यू शेप्ड में ऐसे घुमाना चाहिए, लाइक दैट। जैसे आप जैसे देखेंगे कि जो कुम्हार होता है, चाक चलाते हैं तो उस पर देखिए जो मिट्टी रख के जो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, तो इसमें उनका देखिए अंगुली एक अंदर होता है और एक बाहर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो इसको ऐसे घुमाते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं ऐसे, ताकि वो राउंड, तो ऐसे ही आपको पेरिनियल मसाज करना होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही, सेकंड स्टेज में नहीं करना होता है। क्योंकि इससे पेरिनियल मसाज करने से क्या होता है कि जो पेरिनियल मसल्स है उसमें रिलैक्सेशन आ जाता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स हो जाता है और स्ट्रेचेबल हो जाता है, ताकि जब हेड बाहर निकले तो वो टाइट नहीं होगा, जब टाइट नहीं होगा तो फटेगा नहीं, ठीक है, टीयरिंग नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखना होता है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, देखिए यूज वार्म पेरिनियल कंप्रेस ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि गर्म हॉट एप्लीकेशन दे दीजिए पेरिनियल पर। क्या करना है, हॉट एप्लीकेशन देना है, कब, जब सेकंड स्टेज में। देखिए मसाज सेकंड स्टेज में नहीं करना है, लेकिन कंप्रेस हॉट का एप्लीकेशन दे सकते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो ऐसा करने से जो पेरिनियल मसल होती है, इधर की जो मसल होती हैं, जो इस एरिया में जो इधर मसल होती हैं, ठीक है, ये इस एरिया में जो मसल होती हैं वो क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और आसानी से हेड निकलता है तो आसानी से फैल जाती हैं और एडजस्ट हो जाती हैं, और हेड बाहर आ जाता है, टीयरिंग नहीं होने पाता, ये इसलिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैं इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के बारे में बता रहे हैं। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस क्या है, देखिए इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ठीक है,
तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। देखिए, अ कंडीशन दैट में अकर ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर विच अ रिलैक्स्ड यूट्रस। देखिए डियर, कुछ अगर सोच रहे होंगे कि पेरिनियल टीयर अगर ऐसा हो रहा है तो जैसा टीयरिंग हुआ रहता है वैसा उसमें नर्सिंग केयर दिया जाता है, ठीक है। जो पिछला हमने बताया आपको, जो पेरिनियल टीयर बताया हमने, ठीक है डियर, जो पेरिनियल टीयर हमने बताया उसको आपको, ठीक है। ये तो मैनेजमेंट करने का मतलब, मैनेजमेंट सिर्फ इसी से दो से, ये तो हमने ये बताया कि जब सेकंड स्टेज नहीं पहुंचा, फर्स्ट स्टेज में ये कर दिए, सेकंड स्टेज में ये कर दिए। अब मान लीजिए टीयरिंग अगर टीयरिंग हो गया तब नर्सिंग केयर क्या देना है, तो इसमें देखिए जनरल नर्सिंग केयर देना है आपको, ठीक है। टीयरिंग अगर हो गया तो उसमें जनरल नर्सिंग केयर में क्या करना है, सॉरी तो देखिए डियर, जनरल नर्सिंग केयर में क्या क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें मैं बता दूं, अगर टीयरिंग हो गया तो, अगर मान लीजिए चाहे फर्स्ट का हो चाहे सेकंड, जो भी टीयरिंग हो, तो उसमें जनरल नर्सिंग केयर देना होगा, ठीक है। अभी तक जो हमने पिछला में बताते चले हैं, तो पहला यह है कि क्या करना है, एसेस करना है कि कौन सा टीयरिंग हुआ है, ठीक है। दूसरा, वाइटल साइन लेना है, वाइटल साइन मदर का लेना है, ठीक है। तीसरा ये हो गया, वाइटल साइन लेने के बाद हाइजीन को मेंटेन रखना है, सेप्सिस कंडीशन को मेंटेन रखना है ताकि इन्फेक्शन ना होने पाए। अब तो टीयरिंग हो गया है, प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, उसके जो डाइट हैं वो भी ध्यान में रखना चाहिए, फ्लूइड वगैरह उसको देते रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एसेस करना होगा, ब्लीडिंग, एसेस द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और दूसरा, उसे एडवाइस ये करना है कि हाइजीन मेंटेन करके रखे, ठीक है। एडवाइस करना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और जो पेरिनियल पैड यूज करना है, वो सभी चीज़ें। तो ये जो जनरल नर्सिंग केयर ये आप देना होगा जब टीयरिंग हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में। तो आगे मैं बता रहा था आपको डियर, देखिए इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इन्वर्जन मतलब यहाँ पे यूट्रस इन्वर्जन उल्टा हो जा रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए, अ कंडीशन दैट में अकर ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इन विच रिलैक्स्ड यूट्रस इज टर्न इनसाइड आउट, पार्शियल या फिर कंप्लीटली। तो डियर देखिए, थर्ड स्टेज लेबर में, यानी कि जब प्लासेंटा रिमूव करना हो, ठीक है, प्लासेंटा रिमूव करना हो, तो उस दौरान क्या होगा, यूट्रस बाहर आ जाता है, चाहे पार्शियल या फिर कंप्लीटली, ठीक है। जो यूट्रस होता है, ठीक है, वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसे। तो अम्बिलाइकल कार्ड जब खींच रहे थे तो जेंटली ना खींच के अचानक खींच लिए, देखिए जो ये था तो इसको निकालना था, तो इसको जब खींच लिए तो ये यूट्रस भी आ गया, क्या आ गया, यूट्रस भी, ठीक है। इसको खींचने के चक्कर में ये यूट्रस भी ऐसे आ गया, ऐसे, ये यूट्रस ऐसे पलट गया, इन्वर्जन, इसी को कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। और इसमें भी कई टाइप कहते हैं, एक तो जो है कि यहाँ तक आ गया, फिर एक जो है कि वेजाइनल वाल के बाहर आ गया, ठीक है, उल्टा। तो इसमें भी हम दिखाएंगे अभी आपको कि क्या क्या होता है, कहाँ तक हो सकता है, या फिर कैसे कैसे कॉम्प्लीशन। तो इसमें पार्शियल, ठीक है, इनसाइड कैसा होगा, यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होने के बाद यूट्रस क्या हो जाएगा, टर्न इनसाइड आउट, पार्शियल या कंप्लीटली, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इन्वर्जन मतलब यूट्रस उलट गया, ठीक है, बाहर की तरफ। कहाँ पे, बाहर की तरफ। इनसाइड आउट, अंदर ही उल्टा है, यानी पेल्विक रीजन में ही उल्टा हुआ है, लेकिन वो बाहर की तरफ हुआ है, ठीक है, वेजाइना की तरफ और सर्विस की तरफ, ठीक है। तो इसमें अगला देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री इन्वर्जन, ठीक है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री इन्वर्जन। तो देखिए इसमें टाइप में, फर्स्ट डिग्री में देयर इज डिम्पलिंग ऑफ द फंडस
विच रिमेन एबव द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस। ठीक है, इंटरनल ऑस तक पहुंच गया। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, इंटरनल ऑस, देखिए ये नॉर्मल है डियर, ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो है कि ऑस तक पहुंच गया है, इंटरनल ऑस तक पहुंच गया है। ठीक है, इसमें सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, नॉर्मल नहीं, ये मान लीजिए, ये देखिए ये सर्विक्स है, सर्विक्स का रीजन ये है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक, देखिए ये पीवी सिम्फाइसिस है, ये पीवी सिम्फाइसिस है, पीवी सिम्फाइसिस से जस्ट देखिए ये वाला रीजन, इधर वाला, यहाँ और यहाँ, तो ये ऑस है। ठीक है, क्या है, ऑस है, और ऑस में ये इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस, और ये एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑस, तो यूट्रस देखिए यहाँ तक पहुँच गया है, इंटरनल ऑस तक, तो उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए ये वेजाइना और सर्विक्स है, ये वेजाइना और ये सर्विक्स, और ये आपका देखिए ये यूट्रस। ठीक है, तो ये वेजाइना हो गया, तो वेजाइना के ये वेजाइना और ये क्या है, सर्विक्स, सर्विक्स, और सर्विक्स का जो देखिए मान लीजिए हम बता दे रहे हैं आपको, हमने 2.5 सेंटीमीटर हमने सर्विक्स का बताया था, देखिए ये। ठीक है, ये है, तो ये लेंथ है, और इस साइड को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, और इस साइड को क्या कहते हैं, इंटरनल ऑस। ठीक है, तो यूट्रस जो है, यूट्रस देखिए यहाँ पे, ये यूट्रस जो है उलट के देखिए यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो उसे फर्स्ट डिग्री कहते हैं, फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री में क्या है, द फंडस पासेस थ्रू द सर्विक्स। अब फंडस क्या आ गया, अंदर आ गया, सर्विक्स के अंदर आ गया, बट लाई इनसाइड द वेजाइना, और ये इस वेजाइना में है। फंडस कहाँ आ गया सॉरी, तो ये जो है कि यहाँ पे फंडस कहाँ आ गया, पासेस थ्रू द सर्विक्स बट लाई इनसाइड द वेजाइना, अभी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं, वेजाइना से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ही है, तो देखिए इसमें ए बी, देखिए यहाँ से आया, और देखिए यहाँ पे ये वेजाइना में, ठीक है, ये वेजाइना में यहाँ पे है, और इधर देखिए ये बाहर हो गया, और ये बहुत सीवियर, ये अंदर, ये यहाँ तक आया और ये बाहर हो गया। ठीक है, तो सेकंड डिग्री में क्या हो गया, इनसाइड ही रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन थर्ड डिग्री में क्या हो गया, कंप्लीट एंडोमेट्रियम इज विजुअल आउटसाइड द वुल्वा, आउटसाइड द वुल्वा दिखेगा। ठीक है, वुल्वा के बाहर क्या, एंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब इस कंडीशन देखिए, ये प्लासेंटा का अम्बिलिकल कॉर्ड ही है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल, अगर जेंटली अगर प्लासेंटा को रिमूव नहीं किया गया, जोर ज़बरदस्ती किया गया, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट अगर एक्सपीरियंसदार नहीं है, उसको नहीं आता है, तो ऐसे ही केसों में हो जाता है गलतियाँ। डिलीवरी कराने आता नहीं है, जल्दी डिलीवरी कराने, अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे रिमूव करना चाहिए यह नहीं पता, कि जैसे कि अंदर से जो है कि खींचना है, बाहर निकाल के खींच लिया, और ये भी नहीं सोचे कि कैसे खींचना चाहिए, कहाँ हाथ रखना चाहिए, कैसे क्या। ठीक है, ये सब उसको पता नहीं था, उसने खींच दिया, पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में होता है, जो एक्सपीरियंस गायनिकोलॉजिस्ट या फिर जो डिलीवरी करा रही है, स्किल बर्थ अटेंडेंट, स्किल बर्थ अटेंडेंट जो है उसको नॉलेज नहीं है, वो सीख ही नहीं है, तो उस केस में हो जाता है ऐसे में। ठीक है, तो कैसे रिमूव करना चाहिए उसे पता नहीं था, इस कंडीशन में बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे मैं और आपको बता रहा हूँ, इस कंडीशन में इसके कारण क्या है। देखिए कारण में देखिए स्पॉन्टेनियस, ठीक है, 40% स्पॉन्टेनियस जो अपने आप आ जाता है। लोकलाइज्ड एटोनी ऑन प्लासेंटल साइट, यानी कि जो यूट्रस था, जो यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, और ये प्लासेंटा, ठीक है, ये प्लासेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखिए लोकलाइज एटोनी ऑन प्लासेंटल साइट, प्लासेंटल साइट, देखिए ये जो प्लासेंटा है, इधर के यूट्रस के यूट्राइन मसल में टोन ही या कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसी कहते हैं एटोनी, एटोनी। ठीक है,
लोकलाइज्ड एटोनी, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट होके टाइट होके वो यहीं पर रहेगी तो सिर्फ प्लासेंटा ही छोड़ के जाएगा, यूट्रस के पार्ट को लेके नहीं आएगा, ठीक है। फंडल अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा 75% जो मतलब इन्वर्जन होता है, उल्टा होता है, तो इधर प्लासेंटा साइट ही बाहर पहले आता है, जो हम पीछे दिखा दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए इंक्रीज, अगला कह रहा है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, बियरिंग डाउन एफर्ट, यानी कि जो एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है, एब्डोमिनल प्रेशर होने की वजह से, ऐसा तो जानते हैं मल्टीपैरिटी वाले केस में होता है, जो जिसको 4-5 डिलीवरी हो चुकी है, 4-5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उस कंडीशन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है उस महिला में, ठीक है। क्योंकि उसकी यूट्रस की टॉनिसिटी जो है कि ख़त्म हो जाती है, वो एटॉनिक स्टेज में चला जाता है। तो इस वजह से खांस दी तो, छींक दी तो, या फिर कोई भारी वजन उठा लिया तो, ठीक है, भारी वजन उठा लिया तो। बियरिंग डाउन एफर्ट, बियरिंग डाउन एफर्ट कब होता है? जब वो एब्डोमिनल मसल के दम पे कुछ भारी चीज़ें उठाती है, तब उस कंडीशन में। स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, तो उस कंडीशन में उठाती है तब। या फिर ऐसा हो कि डिलीवरी के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो शॉर्ट है, नॉर्मल लेंथ था अम्बिलिकल कॉर्ड कितना 50 से 100, ठीक है, इतना होता है। अगर 50 से कम है तो वो शॉर्ट कॉर्ड होगा, शॉर्ट कॉर्ड के वजह से भी इन्वोल्यूट हो जाता है। तो ये कारण काजेज थे इन्वर्जन, यूट्रस को उल्टा होने, यूट्रस यानी गर्भाशय का उल्टा बाहर की तरफ आ जाना, उसका कारण क्या क्या है? स्पॉन्टेनियस में 40%, ज़्यादातर 40% स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो उसमें स्पॉन्टेनियस में भी किस वजह से? जब यूट्रस में प्लासेंटल साइड पे टॉनिसिटी ख़त्म हो जाए। दूसरा फंडल साइड पे जो है कि वहाँ पे अटैचमेंट प्लासेंटा है, तो उसकी वजह से 75%। या फिर इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड बियरिंग डाउन, भारी वजन उठा लिए, जैसे कि होता है ना डिलीवरी के बाद महीने 10 दिन या 15 दिन बाद वो घर पे कोई था नहीं, तो वो भारी वजन उठा के उसने रख दी, और वो उस कंडीशन में यूट्रस अपने स्थान चली गई थी, लेकिन फिर भी बाहर आ गए, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। अब देखिए ये तो कारण ये हो गया कि स्पॉन्टेनियस। अब इसमें देखिए स्पॉन्टेनियस के बाद एट्रोजेनिक यानी फिजिशियन इंड्यूस्ड, यानी फिजिशियन, एट्रोजेनिक मतलब इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट गलत यूज या गलत तरीके से यूज करने की वजह से। जैसे मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, स्किल बर्थ अटेंडेंस था, स्किल बर्थ अटेंडेंट जो थी वो प्लासेंटा को अगर मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाई, तो उस कंडीशन में इन्वॉल्विंग एक्सेसिव कार्ड ट्रैक्शन ऑन एन अम्बिलिकल कार्ड ऑफ एडहेरेंट प्लासेंटा, ठीक है। जो प्लासेंटा चिपका हुआ था फंडस रीजन में, उसमें क्या किया उन्होंने कि जेंटली इसको रिमूव नहीं किया, तेज़ी से खींच लिया, झटके से खींच लिया, या फिर कैसे भी ज़बरदस्ती कर दिया। उसकी वजह से मिस मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं मिस मैनेजमेंट। या तो फिर उसको आ नहीं रहा है, सीखा नहीं है, जो भी है स्किल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है। और थर्ड स्टेज यानी कि प्लासेंटा जब रिमूव करते हैं। अगला कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सफुल फंडल प्रेशर टू इम्पटी यूट्रस, खाली यूट्रस में क्या फोर्सफुली, वही हमने कहा ज़बरदस्ती खींच लिए, ठीक है, ज़बरदस्ती खींच लिए और फंडस सहित वो बाहर आ गया, ठीक है। प्लासेंटा को बाहर आने की, तो प्लासेंटा फंडस, यूट्रस के फंडस को भी लेके बाहर आ गया, ठीक है। फॉल्टी टेक्निक इन मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, मैनुअली रिमूव कर रहे थे, यानी कि हैंड को इंसर्ट करके रिमूव कर रहे थे, तो पूरा फंडस आराम से धीरे धीरे, मार्जिन पहले छुड़ाना चाहिए। इधर मार्जिन देखिए, यहाँ पे मार्जिन पहले छुड़ाना चाहिए, तो वो क्या किए कि बीच से ही खींच लिए, ठीक है। ऐसे हैंड को हमने दिखाया था, आपको वीडियो भी दिखाया होगा एक उसमें। तो यहाँ से हैंड को इंसर्ट करना है, धीरे धीरे ऐसे लेके जाना है, ऐसे निकाल लेना है बाहर की तरफ, ऐसे नहीं तो ऐसे पहुँची तो वो सीधा ऐसे पकड़े और पकड़ के खींच ली, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा कर रहे हैं तो ये स्किल बर्थ, इसीलिए तो स्किल बर्थ अटेंडेंट क्या होना चाहिए? स्किलफुल होना चाहिए, बस खाली नाम स्किल बर्थ या डिग्री लेके नहीं, ठीक है। तो ऐसा केस में हो जाता है। तो हमने काजेज में स्पॉन्टेनियस में 40% ये जो चीज़ बताया, उसके बाद एट्रोजेनिक यानी कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से या फिर गलत टेक्निक से प्लासेंटा रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है या इसके रिस्क फैक्टर क्या है।
रिस्क फैक्टर में एटोनिक कंडीशन ऑफ यूट्रस, हमने वही कहा कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर है यानी कि लेबर काफ़ी देर तक रहा, ठीक है, डिलीवरी जैसे ही सेकेंड स्टेज पहुंचा उसमें बेबी बाहर आया नहीं, लंबा समय तक चला लेबर, ठीक है। उसके बाद फीटल मैक्रोसोमिया, देखिए फीटस बड़ा हो उसकी वजह से, या यूरिन माल फार्मेशन, ठीक है, सॉरी यूट्राइन माल फार्मेशन, या फिर यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं यूट्रस को इन्वर्जन होने का, उल्टा होने का ड्यूरिंग डिलीवरी के इस फीमेल में। जिस फीमेल में यूटानिक कंडीशन ख़त्म हो गया हो, प्रोलॉन्ग लेबर हो, या फिर फेटल मैक्रोसोमी यानी फीटस का वजन ज़्यादा हो, या फीटस नॉर्मल साइज से बड़ा हो, मैक्रोसोमिया, ठीक है, यूट्राइन माल फार्मेशन यानी यूट्रस के स्ट्रक्चर में ही कहीं गड़बड़ी हो इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद अगला, ठीक है, अगला नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट में आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है, मैनेजमेंट आपको मैं बताऊंगा। तो डियर इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर वाचिंग। तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट अभी टॉपिक 2-3 और रह गए हैं, मैं इसको पूरा करने के बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान मैं सारी टॉपिक बताऊँगी जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, मस्त लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक।